वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग जो है वो खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू वीकली सेशन। नाजरीन, जैसे कि आप लोगों को मैं बताती रहती हूँ, हमारे सेशंस का बेसिकली मकसद यही होता है ताकि हम आप लोगों को स्टॉक मार्केट के हवाले से जो है वो अप टू डेट रख सकें। और इसके अलावा नाजरीन, अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, अपने सर्कल में जो भी मौजूद हैं सबको जो है वो वीडियो ज़रूर शेयर किया करें ताकि वो लोग भी स्टॉक मार्केट में काम कर सकें, अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकें। और इसके साथ ही साथ चैनल को लाइक भी जरूर किया करें, सब्सक्राइब भी जरूर किया करें और नोटिफिकेशन बेल भी जरूर प्रेस किया करें ताकि आप लोग हमारे आगे आने वाली वीडियो से नोटिफाई रहें। नाज़रीन, आज के सेशन में हमने जो है स्पेशल गेस्ट जो है इनवाइट किए हैं और इनका ताल्लुक AWD इन्वेस्टमेंट से है। और बेसिकली उनका जो नाम है उमैर नसीर, जो है हेड ऑफ इक्विटी हैं AWD इन्वेस्टमेंट्स के। तो इनको इनवाइट करने का मकसद बेसिकली यही है कि हम जो है आज के मार्केट को डिस्कस करेंगे, कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स को डिस्कस करेंगे, स्टील सेक्टर को डिस्कस कर लेंगे, सीमेंट सेक्टर को डिस्कस सॉरी फार्मा सेक्टर को डिस्कस करेंगे क्योंकि स्टील सेक्टर हम देख रहे हैं काफी दिनों से परफॉर्म नहीं कर रहा, तो क्या वजह है इसकी ये भी हम जो है जानेंगे। और इसके अलावा ऑयल एंड गैस सेक्टर हम देख रहे हैं कि काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है जब से जो है अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में मुआहदा हुआ है। तो बेसिकली हम कुछ कुछ सेक्टर्स को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज के मार्केट के हवाले से पूछ लेंगे। तो आइए ना वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है। Walaikum assalam. Thank you for inviting me on this forum. एंड सर थैंक यू सो मच, आपने भी हमें अपना कीमती वक्त दिया। अच्छा सर, सबसे पहले ये बताएं, आज की मार्केट का एक ओवरव्यू दे दें। अभी तक हम देख रहे हैं मार्केट ने जो है 1,42,000 टू का जो है वो टेस्ट लेवल जो है वो टेस्ट किया है। और तो आगे क्या होगा, कैसे मार्केट की क्लोजिंग होगी, इसका जो है ओवरव्यू दे दें। जी, सबसे पहले तो अगर हम देखें कि पिछले एक साल से हम देख रहे हैं कि काफ़ी मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही है, उसी का एक कंटिन्यूएशन है जो आज भी हमें नज़र आ रहा है। और उसका जो बेसिक रीज़न है वो ये है कि हमने इकोनॉमिक फ्रंट पे जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो काफ़ी ज़्यादा हमारी मार्केट को सपोर्ट कर रहा है। आपने देखा होगा कि तकरीबन 13-14 साल बाद हमारा करंट अकाउंट सरप्लस आया। अभी फिस्कल डेफिसिट के नंबर आए जो कि तवक्कुआत से काफ़ी बेहतर थे। और उसकी वजह से जो है मार्केट में एक इंथुजियाज्म है, और एक लिक्विडिटी है जो कि मार्केट में आ रही है और वो मार्केट को ड्राइव कर रही है। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो जो हमारे जो रिलेशंस हैं विद अदर कंट्रीज, ये मेरे ख्याल से ऑल टाइम हाई पे हैं। इतने अच्छे रिलेशंस कभी हमारे इस तरीके से नहीं हुए जब इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस हमें मिल रहा हो। तो ये सारी चीज़ें कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस बूस्टर होती हैं मार्केट के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, उनके सेंटिमेंट के लिए। और वही ड्राइव कर रही है मार्केट की रैली। और आई थिंक हमें लगता है कि ये कंटिन्यू करेगी, क्योंकि जो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स है वो काफ़ी स्ट्रांग है। और जो दूसरे एसेट क्लासेस हैं, चाहे मैं फिक्स इनकम की बात कर लूँ या प्रॉपर्टी की बात कर लूँ, तो वो उनमें यील्ड जो है वो काफ़ी लो हैं, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं उनका रुझान इक्विटी मार्केट्स की तरफ आ रहा है। तो वही ट्रेंड हमें आज भी नजर आ रहा है और हमें लगता है कि ये फिजिकल ईयर 26 में कंटिन्यू करेगा। सही। अच्छा सर, ऑयल एंड गैस सेक्टर के हवाले से बताएं कि सरकार डेब्ट की पेमेंट्स जो हो गई हैं रिसीव ऑयल OGDC को, तो क्या जो है वो होगा, क्या आगे क्या मामला है, कितना जो है ये मजीद आगे जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगा? जी, ऑयल एंड गैस एक मेजर सेक्टर है। अगर आप देखें KC 100 इंडेक्स और KMI इंडेक्स का, अगर ये परफॉर्म करता है तो आपका ओवरऑल इंडेक्स अच्छा परफॉर्म करता है। तो हम्म। उसमें गवर्नमेंट का और खासतौर पे IMF का काफ़ी ज़्यादा फोकस है कि सर्कुलर डेट को रिजॉल्व करना है। और इसके जो पेंडिंग इश्यूज हैं, जो रिसीवेबल्स हैं इन कंपनीज के, चाहे OGDC हो या PPL हो, इसको रिजॉल्व करना है। तो जब ये रिजॉल्व होंगे, और अभी हमने देखा है कि जो OGDC है उसकी जो एक पुरानी पेमेंट थी, इंटरेस्ट पेमेंट अगेंस्ट द TFC, वो जो है उनको मिलना शुरू हो गई है। अब आगे जाके हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1.2 ट्रिलियन रुपीस का जो सर्कुलर रेट की पेमेंट है वो भी होना बाकी है, जिससे ऑब्वियसली OGDC और PPL काफी ज्यादा लाइमलाइट में रह सकते हैं। और इसके साथ साथ PSO और सुई नॉर्थ में भी लोगों का इंटरेस्ट रह सकता है। तो हमें लगता है कि ये जो है सेक्टर, क्योंकि इसने पहले लैग किया था, तो अब ये आगे जाते हुए ये सेक्टर जो है लीड करेगा टुवर्ड्स इंडेक्स री रेटिंग।
सही। अच्छा सर, सीमेंट सेक्टर, स्टील सेक्टर की थोड़ी बात कर लेते हैं। स्टील सेक्टर हम देख रहे हैं कि परफॉर्म नहीं कर रहा उस टाइम से। क्या वजह है इसकी? स्पेशली अगर हम मुगल स्टील की बात करें, आईएसएल की बात करें, आईएनआई की बात करें, और बाकी और भी स्टील सेक्टर स्टॉक्स हैं जो परफॉर्म नहीं कर रहे, तो क्या वजह है इसकी? कोई न्यूज़ है इसके पीछे या कोई रीजन है? नहीं, मुझे लगता है कि जिस तरीके से पिछले 2 साल में हमने देखा था कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी थोड़ी सी डिप्रेस थी, और स्टील सेक्टर की जो रिजल्ट्स थे, ये प्रॉफिटेबिलिटी थी, वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुई थी। और उसके साथ साथ कुछ स्टील सेक्टर रिलेटेड इश्यूज थे, जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी। लेकिन वो अब लग रहा है कि इश्यूज रिजॉल्व हुए हैं। बजट में कुछ इंसेंटिव्स अनाउंस किए गए हैं स्टील सेक्टर को, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है उसको सपोर्ट की जाए, क्योंकि आपको पता है एक कंस्ट्रक्शन सेक्टर जब परफॉर्म करता है तो उसके साथ जो अलाइड इंडस्ट्री है वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। वो जॉब्स क्रिएट करता है, वो इकोनॉमिक ग्रोथ को जो है एक्सपेडाइट करता है, और उससे बहुत ज़्यादा फवायद होते हैं। तो स्टील सेक्टर के लिए कुछ इंसेंटिव्स अनाउंस हुए हैं, और हमें लगता है कि जो स्टील सेक्टर के लिए जो एक वर्ष था वो खत्म हो चुका है। और आगे जाते हुए, क्योंकि अगर हम देख रहे हैं कि सीमेंट सेक्टर रैली कर रहा है, तो जो कंस्ट्रक्शन के दूसरे सेक्टर्स हैं, चाहे स्टील हो, ग्लास हो, पेंट्स हो, वो भी जो है इवेंचुअली रैली करेंगे। और स्पेशली जब हम ये देखेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ का नंबर बेहतर होना शुरू होगा, स्टील सेक्टर में रिकवरी आएगी, तो इनके स्टॉक्स में भी काफी ज्यादा हमें अपसाइड लगता है, जो कि अच्छा परफॉर्म कर सकते नहीं। अच्छा है, जो जो पार्टिसिपेंट्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो काइंडली किसी का भी क्वेश्चन हो वो हैंड रेज जो है वो कर सकता है। अच्छा सर, बजट अगर की बात करें तो ये जो बजट के बाद और ये इंटरेस्ट रेट भी जो अनचेंज रहने का फैसला हुआ था, तो इसके बाद इस भी हमने देखा बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें आता है इफेक्ट, इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन इस दफा अनचेंज रहने से एक ना नेगेटिविटी आई मार्केट में। नेगेटिविटी तो आई थी एक दिन बीच जब इंटरेस्ट रेट आया, तो नेक्स्ट डे नेगेटिविटी थी मार्केट में। लेकिन फिर ये डोनाल्ड ट्रम्प का मामला हो गया, अमेरिका का मामला हो गया, इसको जो है वो कवर कर लिया मार्केट ने। तो क्यों जो है वो स्टील सेक्टर पे हम देखते हैं स्टील और सीमेंट सेक्टर्स में फर्क आता है, लेकिन इस दफा जो है वो इंटरेस्ट रेट चेंज और अनचेंज रहने से इन सेक्टर्स पे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा था। तो है कोई वजह इसके पीछे? हैं। जी, इसी वजह, जैसे आपने एक वजह तो बता दी कि उसके साथ साथ जो हमें एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है, जो यूएस और पाकिस्तान की ट्रेड डील हुई है, वो हमारे लिए फेवरेबल हो सकती है आगे जाते हुए। तो उसको देखते हुए कि मार्केट को का सेंटिमेंट पॉजिटिव हो गया। और एक और चीज़ ये है कि इंटरेस्ट रेट्स की जो एक्सपेक्टेशंस थी, वो सिर्फ 50 बिप्स कट की एक्सपेक्टेशंस थी, अगर आप सर्वेज देखें मार्केट के। तो वो नहीं हुआ, लेकिन अ, उसमें ये है कि अगर आप फिक्स इनकम की यील्ड देखें या इंटरेस्ट रेट देखें, तो पॉलिसी रेट पहले 22% पे चले गए थे, तो वहां से ऑलरेडी काफी ज्यादा कम हो गए हैं। अब जो इन्वेस्टर्स हैं, दे थिंक कि अगर हम फिक्स एसेट में, फिक्स इनकम एसेट्स में लगाएंगे, और उसमें भी अभी ऑब्वियसली टैक्स डिडक्शन होती है, तो नेट ऑफ टैक्स आपके रिटर्न्स काफी कम होते हैं। तो वो उनके लिए 11% अगर पॉलिसी रेट रहता है, जब भी जो है उसकी जो अट्रैक्टिवनेस है वो काफी ज्यादा कम हो गई है। जैसे हमने देखा है कि अगर फिस्कल ईयर टू डेट में ही बात करूं, तो मैं KSE 100 इंडेक्स ने 1 1.5 महीने में ही 13% का रिटर्न दे दिया है, और KMI ने 9% का रिटर्न दे दिया है, जो कि आपके पूरे साल के फिक्स इनकम रिटर्न से भी बेहतर है। तो हम्म। इस वजह से इट मेक सेंस कि आपकी जो करंट इकोनॉमिक सिचुएशन है और रियलिटीज हैं, उसके हिसाब से आपका एटलीस्ट पोर्टफोलियो का 30-40% या उससे भी ज्यादा एटलीस्ट जो है इक्विटीज में होना चाहिए, क्योंकि फिक्स इनकम के रिटर्न्स जो है वो इम्पेक्टेड रहेंगे। और इसी वजह से प्रोबेबली हमने देखा कि सीमेंट और स्टील में उस तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आया। स्टील तो खैर रैली ही नहीं किए, लेकिन हमें लगता है कि सीमेंट और स्टील सेक्टर में दोनों में अभी भी काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। सही। अच्छा सर, फार्मा सेक्टर की बात करते हैं। फार्मा सेक्टर में हम जो है वो एक अच्छी परफॉर्मेंस देख रहे हैं काफी टाइम से। स्पेशली अगर हम बात करें ग्लेक्सो की, सरले की, सिटी फार्मा की, इनकी आज भी परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी। तो इसका कोई रीजन है बीच में? क्या रीजन है कि अचानक से जो है वो फार्मा सेक्टर इतना बूम ले लेता है और कभी जो है वो इतना जो है नेगेटिविटी में आ जाता है? तो क्या रीजन है अभी इसका बूम का?
जी, फार्मा सेक्टर में जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई थी लास्ट ईयर वो थी जो उनको इस सेक्टर को डीरेगुलेट किया गया था। डीरेगुलेट करने का मतलब ये है कि कंपनीज अब जो है अपनी जो नॉन एसेंशियल ड्रग्स हैं या प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइसिंग जो है वो डीरेगुलेट हो गई, उसमें कोई कैपिंग नहीं है। रेगुलेटेड प्राइसेस सिर्फ जो है एसेंशियल गुड्स के लिए महदूद कर दी गई है। तो उससे फार्मा सेक्टर को काफी ज्यादा फायदा हुआ है, क्योंकि वो बहुत सारी मेडिसिन उन्होंने क्योंकि कमर्शियली वायबल नहीं थी तो वो उसको बनाना बंद कर दिया था। तो अब वो न्यू प्रोडक्ट्स भी मार्केट में आ रहे हैं, जो प्रोडक्शन खत्म हो गई थी जिन मेडिसिन की, उनकी प्रोडक्शन भी रिज्यूम हो गई है। और न्यू प्रोडक्ट्स भी मार्केट में आ रहे हैं, जिसकी वजह से फार्मा सेक्टर को काफी ज्यादा फायदा हो रहा है और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी इम्प्रूव हो रही है। इसी की वजह से हमने देखा कि इसका इम्पैक्ट जो है शेयर प्राइसेस में नजर आ रहा है और आगे जाते हुए भी आएगा, क्योंकि एक तो फार्मा कंपनीज को डीरेगुलेशन का फायदा हुआ है, फिर दे हैव बीन एबल टू एक्सपोर्ट्स एट अ मच हायर पेस कंपेयर टू लास्ट ईयर, जिसका फायदा उनको रिजल्ट्स की इम्प्रूव रिजल्ट्स की फॉर्म में नजर आएगा। सही। अच्छा सर, अभी स्टील सेक्टर में और फार्मा सेक्टर में कोई ऐसे स्टॉक्स बताना चाहेंगे, कोई स्पेशल स्टॉक्स जिनमें आप बोलें कि ये स्टॉक्स जो है उन पे फोकस करना चाहिए, इनकी जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छे हैं, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छे हैं? स्टॉक स्पेसिफिक तो मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन मैं आप यही रिकमेंड करूंगा इन्वेस्टर्स को कि अगर जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि अगर सीमेंट सेक्टर ने परफॉर्म किए तो स्टील सेक्टर में भी जो है री रेटिंग की काफी ज्यादा गुंजाइश है, और उसको आपको एक लॉन्ग टर्म व्यू से जो है देखना होगा। अगर आप 1 ईयर का हॉराइजन रखेंगे तो आप उनकी जो टॉप लिस्टेड स्टील कंपनीज हैं, जो अच्छी क्वालिटी नेम्स हैं, जिसमें ISL है, एनआईएल है, मुगल है, इन क्वालिटी नेम्स को अगर आप देखें तो इनमें कंपनी स्पेसिफिक ट्रिगर्स भी हैं, तो आपको ये डिसेंट जो है रिटर्न दे सकते हैं और मार्केट को आउट परफॉर्म कर सकते हैं मेरे ख्याल से। इसी तरह फार्मा कंपनीज में अगर हम देखें तो फार्मा कंपनीज में भी रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन है कि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे डी रेगुलेशन की वजह से भी, और हमें वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ भी नजर आ रही है। इसमें शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है कुछ क्वार्टर्स में नंबर्स कम हों या किसी कंपनी के ज्यादा हों, लेकिन अगर हम फिजिकल ईयर बेसिस पे बात करें तो काफी अच्छे रिजल्ट्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं फार्मा कंपनीज में। और फार्मा में भी बहुत क्वालिटी नेम्स हैं जो कि इन्वेस्टर्स के हमेशा रिडार में रहते हैं, चाहे ग्लेक्सो हो, हाइनून हो, एबर्ट हो, ये सारे नेम्स वो हैं, फिरोज हो, ये सारे वो नेम्स हैं जो क्वालिटी नेम्स हैं। और इनकी प्रॉफिटेबिलिटी एक्सपेक्टेशन है कि वो काफी ज्यादा स्ट्रांग रहेगी और ये आगे जाते हुए परफॉर्म करेंगे। सही। ओके, एज यूजुअल पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। रोहान लोग अपना सवाल करें। तो मैम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर। सलाम। मैं सर 7th क्लास में पढ़ता हूँ और मैंने अपने फादर से लोन लिया था कि मैं जो है थोड़ा सा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ ताकि हमारी ताकि मेरे पास जो अपनी सेविंग होती है ताकि मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्टिंग बचपन से ना स्टार्ट कर सकूं। और बाबा ने मुझे कहा है क्योंकि मैं सेल काफी टाइम से लिया हुआ था और आई गेस मेरी वो 103 की है एवरेज। और बाबा मुझे कह रहे हैं कि उमर नसरीन, मैं आपसे सेल के बारे में पूछना चाहता हूँ कि सेल का रेट मतलब वो अपर कैप वगैरह है, उसको सेल का रेट ऊपर कब जाएगा, क्योंकि मैं काफी टाइम से लिया और मैं उसमें फंस गया हूँ। जी, अच्छा रोहान, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। एंड वेरी गुड टू हेयर कि एक काफ़ी यंग एज से आपने जो है इन्वेस्टिंग का अपना जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिया। दिस इज़ वेरी हार्टनिंग एंड गुड टू नो। और जो है मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप इसको एक अपनी एक हैबिट बना लें कि हर साल हर महीने या जब भी आपके पास कुछ पैसे जमा होते हैं तो आप उसको जो है इन्वेस्ट करें स्टॉक्स में। और ख़ास तौर पे ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें जहां पे आपको कैश फ्लोज भी मिलते रहें। ये मेरी रिकमेंडेशन होगी। कैश फ्लोज का मतलब है जहाँ पे आपको डिविडेंड भी मिलते रहें। तो उससे होगा ये कि आपकी जो है एक कंपाउंडिंग वाला एलिमेंट भी हो जाएगा, क्योंकि अभी आपके पास एज इज ऑन योर साइड। उससे आपको एक कैश फ्लो भी मिलता रहेगा और आप मजीद इन्वेस्ट करते रहेंगे। स्पेसिफिक नेम्स पे आई कैन नॉट कॉमेंट, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा।
बट जनरली जैसे मैंने आपको बताया कि फार्मा सेक्टर पे वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड वी थिंक कि दिस विल परफॉर्म। और क्योंकि उसके जो फंडामेंटल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, और वो लगता है कि कंटिन्यू करेंगे। और जो है ये न्यू प्रोडक्ट्स भी लेके आ रहे हैं मार्केट में, चाहे सर्ल हो या दूसरे प्लेयर्स हों। जैसे हमने देखा था, सर्ल ने अपनी कॉर्पोरेट ब्रीफिंग में भी अटेंड किया था कि दे विल बी इंट्रोड्यूसिंग सेमीग्लूटाइड इन द मार्केट। तो दिस इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग, बट आई वुड रिकमेंड यू to also focus on dividend yielding stocks and top quality names in the market, ताकि आपका जो एक इन्वेस्टमेंट का सफर है वो स्मूथ रहे और आप जो है लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट कर सकें। Sir, can you please tell me any estimate that you have in your mind that when the sell will go little higher, the price of sell will be I'm higher? I'm I'm sorry, Then, Rohan, I cannot comment on the specifics, but जनरल मैंने आपको एक व्यू दे दिया है, तो उसके हिसाब से आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। okay, sir. Thank you so much. नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, कामरान अहमद अपना सवाल करें। सर अस्सलाम वालेकुम सर। मैं ये पूछना चाह रहा था कि फौजी सीमेंट में और नेपियर लीफ सीमेंट में डिप कहाँ तक आए तो लिया जाए, जैसे अभी मार्केट हाई पे चल रही है इन हालात में। और दूसरा सर कहाँ पर लिया जाए डिप पर, इसका भी बता दें। जी। अच्छा, देखिए, जो मेरा बिलीफ है अबाउट द मार्केट, और ऑब्वियसली मैं इस इंडस्ट्री से 2012 से एसोसिएटेड हूँ, उससे पुराना भी हम लोग डेटा देख रहे होते हैं। तो मार्केट को ना टाइम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, इम्पॉसिबल होता है, इवन फॉर द एक्सपीरियंस फंड मैनेजर्स। ठीक है। तो इसके लिए हमारी रिकमेंडेशन हमेशा से यही होती है कि अगर जैसे हमें सीमेंट सेक्टर अच्छा लग रहा है, चाहे फौजी सीमेंट है, ये मेपल लीफ सीमेंट है, या कोई और स्टॉक है, तो उसमें यू शुड नॉट लुक एट व्हाट पॉइंट इन टाइम आपको इसको एंटर करना है। अगर आपको लगता है कि इसकी टारगेट प्राइस में मार्केट से ज्यादा रिटर्न है, 25-30%, 40-50% रिटर्न है, तो आप डिप का वेट करेंगे तो फिर शायद अपॉर्चुनिटी जो है मिस हो जाएगी। आप ये देखें कि कितने ज्यादा पाकिस्तान में इकोनॉमिक टर्बुलेंसेस आई, हमने वॉर्स की सिचुएशन फेस की, लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट ने काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया। तो आई थिंक अगर आपका सीमेंट सेक्टर पे व्यू है, आपका रिस्क एपेटाइट आपको अलाउ करता है, तो आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर अ पॉइंट कि वो किसी एक पॉइंट पे नीचे आएगा और आप उसको जो है लेंगे। हमें लगता है कि इन लेवल्स पे भी, डिस्पाइट मार्केट ने रैली किया है, और अगर आप लास्ट 1-2 महीने से देखें तो सीमेंट सेक्टर थोड़ा सा स्टेबल था। तो सीमेंट सेक्टर में अभी भी गुंजाइश बाकी है, क्योंकि अगर आप इनके नंबर्स देखेंगे तो अभी भी ये 55% की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चल रहे हैं। तो अगर आगे जाके इनकी सीमेंट की सेल्स बेहतर होती हैं, यूटिलाइजेशन बेहतर होती है, और अर्निंग्स इनकी मजीद बेहतर होती है, तो इनकी अपसाइड काफ़ी है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि आप स्टॉक सिलेक्शन पे मेहनत करें, उस पर टाइम स्पेंड करें, इंस्टेड ऑफ टाइमिंग द मार्केट और स्टॉक। ओके, बहुत सर अच्छी आपने जो है वो बात कही है, काफी जो है लोगों को उससे सीखना चाहिए। अच्छा, उस्मान खान अपना सवाल करें। मोहम्मद अकरम अपना सवाल करें काइंडली। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरे दो क्वेश्चन हैं। अभी जैसे आपने बताया ना फार्मा सेक्टर के हवाले से कि इसमें अभी है पोटेंशियल, तो सर इसमें आप ये बता देंगे कोई एक दो जो स्क्रिप्ट्स हैं जिसमें जो इस वक्त डिस्काउंटेड प्राइस पे हैं। और सेकंड में सर, ये एक्सपोर्ट्स में कौन से बड़े नाम है फार्मा सेक्टर में? थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, देखिए, स्पेसिफिक रिकमेंडेशन जो है मुझे, क्योंकि मैं इस पोजीशन में हूँ कि अलाउ नहीं है इस तरीके से आपको स्पेसिफिक रिकमेंडेशन देना। पर जो दूसरा सवाल है उसका मैं आपको जवाब दे देता हूँ, कि जो आपके जो प्लेयर्स हैं, जो जिनका एक्सपोर्ट में थोड़ा ज़्यादा एक्सपोजर है, वैसे तो अगर आप ओवरऑल फार्मा सेक्टर को देखेंगे तो उसमें जो है ओवरऑल
10% या उससे कम एक्सपोर्ट्स का कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स टोटल रेवेन्यू। ठीक है। लेकिन अगर आप देखें हाइनून और सर्ल इनका कंट्रीब्यूशन और मेक्टर इनका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द एक्सपोर्ट्स वो थोड़ा ज़्यादा है अगर अपने टोटल रेवेन्यू के हिसाब से बात करूं। तो ये वो कंपनीज हैं जिनका एक्सपोर्ट की तरफ भी थोड़ा कंसंट्रेशन है कंपेयर टू अदर कंपनीज। बट ये भी हो सकता है आगे जाके जाहिर है अब डीरेगुलेशन हुई है तो दूसरी कंपनीज भी एक्सपोर्ट्स करने की कोशिश करें, मार्केट्स डाइवर्सिफाई करें। बट अभी सिचुएशन ये है कि ये कंपनीज जो है एक्सपोर्ट में जो है क्लोज टू 6-7% जो है कंट्रीब्यूट करते हैं ऑफ द टोटल रेवेन्यू। या जी थैंक यू सर। ओके, यासिर भट्टी अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फॉर गिविंग मी प्रीशियस टाइम। पूछना ये था कि मार्केट डिपेंडेंट होती है स्टॉक पे या स्टॉक डिपेंड करता है मार्केट पे। जैसे आपने बताया कि स्टॉक जो है उसको सेलेक्ट करने की तरफ तवज्जो दें, फिर मार्केट अगर नीचे आएगी तो स्टॉक भी तो नीचे आएंगे। तो इस चीज़ को थोड़ा सा elaborate अगर आप कर दें तो। जी नहीं नहीं, आपका बहुत अच्छा सवाल है और सेंसिबल सवाल है। और जो खासतौर पे जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनका भी ये सवाल होता है। तो मेरा पॉइंट ही ये है कि अगर हम थोड़ा सा इसकी मार्केट की डायनामिक्स को समझें ना तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा। अब होता ये है कि हम लोग जो है बहुत शॉर्ट टर्म में चीजें देखना शुरू कर देते हैं, वॉलेटिलिटी से घबरा जाते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप देखें तो जो स्टॉक मार्केट है ये KSE 100 इंडेक्स है, ये पाकिस्तान की ऑलमोस्ट जो टॉप कंपनीज हैं उनको कंप्राइज करती हैं। अब इनकी जो परफॉर्मेंस है ऑब्वियसली वो ओवर टाइम बेहतर हो रही होती है। ठीक है। या प्रॉफिटेबिलिटी इनकी जो ज्यादातर कंपनीज हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर हो रही होती है। तो जब प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर होती है तो जाहिर है वैल्यूएशंस या स्टॉक प्राइसेस ऊपर जाती हैं। ठीक है। तो वो कुछ सालों में या कुछ महीनों में या कुछ अरसे में तो नीचे आ सकती हैं। लेकिन आप जब ओवर द लॉन्गर रन देखेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी भी ऊपर गई है और आपकी प्राइसेस भी ऊपर गई हैं। मैं आपको छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। आजकल सोशल मीडिया पे भी काफी ज्यादा ये चीज डिस्कस हो रही है। अगर हम 1999 की बात करें जिस वक्त, या 98 की बात करें जब हमने न्यूक्लियर अटैक्स किए थे और उस वक्त हमारे ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस भी लग गए थे, मतलब वर्स्ट जो इकोनॉमिक कंडीशन हमने देखी थी, उस वक्त हमारा KSE 100 इंडेक्स था 1000 पे। और आज जो है इंडेक्स डिस्पाइट 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आया, आपका कोविड 19 का ने आपको बहुत बुरी तरह अफेक्ट किया, आपकी इंडिया के साथ मल्टीपल वॉर्स हुई, उसके बावजूद जो है इंडेक्स इज करेंटली एट 143,000 लेवल्स। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो है विद टाइम इन द लॉन्गर रन प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होती है और स्टॉक प्राइसेस भी इंप्रूव होती हैं। देयर कुड बी एक्सेप्शंस जहां पे कुछ कंपनीज अच्छा परफॉर्म नहीं करती, तो उनकी डेफिनेटली परफॉर्मेंस खराब होती है। लेकिन जो परफॉर्म अच्छा करती हैं तो आप सोच लें कि वो उन्होंने 140x से भी ज्यादा रिटर्न दिए। तो आपकी तवज्जो मेरे ख्याल से स्टॉक सिलेक्शन पे होनी चाहिए। और अगर जिन इन्वेस्टर्स को लगता है कि थोड़ा उनके लिए स्टॉक सिलेक्शन मुश्किल काम है या वो अपने काम से हट के नहीं दे सकते, तो ना इन्वेस्टमेंट करना तो मेरे ख्याल से क्रिमिनल है, क्योंकि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तानी जिसका सही मेरे ख्याल से बेनिफिट नहीं उठा पा रहे। तो अगर आप स्टॉक सिलेक्शन नहीं कर सकते तो बेहतर ये है कि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर लें, जहाँ पे एक्सपर्ट्स होते हैं और वो आपके पैसे को मैनेज करेंगे। और वो अगर इन द लॉन्गर रन देखें तो उन्होंने बेंचमार्क को भी आउट परफॉर्म किया है। तो एटलीस्ट आपको बेंचमार्क या उससे बेहतर रिटर्न मिल जाएगा। ठीक है। लेकिन जो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस हैं, चाहे वो इंटरेस्ट रेट की वजह से हो, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कभी कभार खराब हो जाता है, उसको आप टाइम नहीं कर सकते एज ए इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। और कोई फॉर श्योर नहीं बता सकता कि आज मार्केट गिर जाएगी या आज मार्केट बढ़ जाएगी। दिस ऑल डिपेंड्स ऑन द डिमांड एंड सप्लाई डायनेमिक्स, overall economic situation of the country. But in the longer run, it is more likely that you will make good returns from the stock market. ये दानियाल खान अपना सवाल करें, फिर सेशन को रैप अप करते हैं। जी ना।
सर सवाल ये है कि अभी हमने रिसेंटली जो है वो बैंक्स की रैली देखी है। उसके बाद टेक्सटाइल सेक्टर और फिर थोड़े अरसे के लिए ऑयल एंड गैस सेक्टर भी बढ़ा है। और अभी फार्मा की बात आ रही है, तो आप नेक्स्ट कौन सा सेक्टर देखते हैं जो रैली कर सकता है? थैंक यू। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन एंड गुड टू नो सच इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स। बिल्कुल आपने सही कहा कि पहले हमने देखा कि बैंक्स और फर्टिलाइजर की रैली थी। तो इसी के साथ साथ मैं आपको बताता हूँ कि इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि अगर आप KC 100 इंडेक्स को फॉलो कर रहे हैं तो KC 100 इंडेक्स ने अच्छा रिटर्न दिया है। KMI थोड़ा सा लैग किया है। तो आप वो सेक्टर्स परफॉर्म करेंगे जिन्होंने जिनके जिनमें पोटेंशियल है और जिन्होंने शायद अंडर परफॉर्म किया है। और उसमें सबसे पहले तो ENP सेक्टर, जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें इंडेक्स हैवी वेट है। और उसके साथ साथ KMI में भी उसका स्ट्रॉन्ग कॉम्पोजिशन है। तो मुझे लगता है KMI के जो सेक्टर्स हैं वो अब रैली करेंगे, जिसमें ENP सेक्टर है। ऑब्वियसली फार्मा का सेक्टर लो है लेकिन उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो इट विल कंटिन्यू टू रैली। और मुझे लगता है कि उसके बाद जो बारी है वो सीमेंट स्टील। और फिर नेचुरली अगर मिड कैप क्वालिटी मिड कैप स्टॉक्स में भी अगर कुछ ऐसे नेम्स होंगे जो वैल्यूएशंस में पीछे रह हैं, वो भी चलेंगे। लेकिन ENPs, फार्मा एंड कंस्ट्रक्शन थीम, जिसमें सीमेंट स्टील ग्लास और पेंट्स, ये मुझे लगता है कि आप जो नेक्स्ट रैली है उसको लीड करेंगे। ये सर सेशन को रैप अप करते हुए मैं पूछना चाहूंगी, कल के हवाले से क्या बताना चाहेंगे? कल किस तरह जो है वो आपको मार्केट लगता है? जी, जनरल ट्रेंड तो मार्केट का पॉजिटिव ही लग रहा है। हम्म, सही। जी, और कोई ऐसे रीजन समझ नहीं आता कि मार्केट की जो ये रैली है ये कंटिन्यू होती हुई ना लगे। हमें लगता है कि फिस्कल ईयर 26 में भी 25 से 30% का रिटर्न इंडेक्स लेवल पे जो है इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर स्पेसिफिक स्टॉक्स देखें तो शायद वो ज्यादा रिटर्न भी दे सकते हैं। और उसका रीजन ये है कि 9-10% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 8 से 9 dividend yield, a sort of return investors can expect going forward. से जो है मैं इजाजत लूंगी। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत इन्फॉर्मेटिव था आपका सेशन। काफी जो है वो सीखने को मिला, नए इन्वेस्टर्स को भी सीखने को मिला, और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को फोकस कर रहे हैं उनको भी, उनके लिए भी अच्छी खासी जो है नॉलेज थी इसमें। सर आज के सेशन से मैं इजाजत लूंगी। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा सर। नेक्स्ट सेशन में जो हम आपको फिर इन्वाइट करेंगे। बहुत शुक्रिया सर। अल्लाह अल्लाह हाफिज सर। Thank you. Allah Hafiz.